वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज। हमें अपनी आरटीजी सीरीज के रास्ते पे अकाउंटेंसी की बारी है। अकाउंटेंसी का टाइम आ चुका है। डे 4 पार्ट 1 अकाउंटेंसी का है ये। क्या कर चुके हैं हम अभी तक? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन और थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज से हम लोग प्रैक्टिकल में थोड़ा थोड़ा पैर अपना डालना चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारे सामने आता है वो है जर्नल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर मैं कहूंगा अभी तक का आपके इस लेवल में। अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा सीखने वाली चीजें किस चैप्टर में है तो वो इस चैप्टर में है। वैसे लेंथ वाइज तो और भी चैप्टर्स हैं लंबे लंबे, लेकिन सबसे ज्यादा सीखने वाली चीजें इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो अगर ये तमीज में हो गया तो मेरी बात मानो भाई, मेरा विश्वास करो, तुमसे बड़ा ही हूं इसलिए कह रहा हूं, पूरी 11वीं और पूरी 12वीं के अकाउंटिंग से प्यार हो जाएगा। अगर ये चैप्टर यहां पे बेसिक्स मिस हो गए ना, कोई तुमको अकाउंटेंसी में रिवाइव नहीं करा सकता, तुम्हारे नंबर इंप्रूव नहीं करवा सकता। ये बेसिक्स हैं। आगे जाके जितनी भी अकाउंटिंग होगी ना, यहाँ ये चैप्टर जो आपको देने वाला है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान लगा के इस चैप्टर को सुनना है। कोशिश करिए, मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का। 2 वीडियो तो इस चैप्टर की है। तीसरा पार्ट इस चैप्टर का आएगा विद लेजर। तो लेजर का चैप्टर और इस जर्नल का बचा हुआ पार्ट, तीसरा पार्ट एक साथ आएगा और जर्नल के 2 पार्ट अकेले अकेले इंडिविजुअल वीडियोस में आएंगे। फिलहाल हम पार्ट 1 से चालू करते हैं। इस चैप्टर की हम शुभारंभ कर रहे हैं। क्या मतलब होता है जर्नल का? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्रीज। मतलब भाई जैसे बिजनेसमैन होता है ना, उसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो अब रिकॉर्ड कहां करेगा? पूरे दिन भर में जो भी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, सबसे पहले जो बिजनेसमैन उन ट्रांजैक्शन को जहां लिखता है ना, वो ये जर्नल होता है। सबसे पहले वो वो ट्रांजैक्शंस आके जर्नल में लिखी जाती हैं, इसलिए इसको प्राइमरी एंट्री की बुक बोला जाता है। यूज करा जाता है ये डे टू डे ट्रांजैक्शन, रोजाना ट्रांजैक्शन इसमें लिखी जाती हैं। ऑन डेली बेसिस इसमें रिकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, फिर आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आता है लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब समझो एक एक करके ये कॉलम में होता क्या है। डेट तो भाई आएगी जिस तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा कि कौन से अकाउंट उस ट्रांजैक्शन की वजह से अफेक्ट हुए हैं, किन किन अकाउंट पे असर पड़ा है। लेजर फोलियो में बेसिकली हमको एट दिस लेवल ये कॉलम बना के खाली छोड़ देना है पूरा, क्योंकि ये काम आता है कि जब आप लेजर पोस्टिंग करते हो, जो कि अभी हमने नहीं सिखाई है। तो जब लेजर आ जाता है पिक्चर में, तब लेजर में कौन से नंबर पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है, वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो लेजर को और जर्नल को आपस में जोड़ने का ये कॉलम है। फिलहाल हमको ये कॉलम खाली छोड़ना है, तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अपने आंसर्स में भी बस ऊपर L.F. लिख के हम खाली छोड़ देंगे ये अकाउंट को, इस कॉलम को। फिर आता है डेबिट, ब्रैकेट में रुपीज का साइन बना हुआ है, और आता है क्रेडिट और ब्रैकेट में रुपीज का साइन बना हुआ है। जिन जिन भी अकाउंट पे असर पड़ा है वो अकाउंट डेबिट हुए हैं या वो अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, ये हमको पता लगाना है। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने सीखा था कौन से अकाउंट कब कब डेबिट होंगे, कब कब क्रेडिट होंगे, इससे पहली ही वीडियो है। और वही रूल को अप्लाई करते हुए अगर अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे अमाउंट हम वैल्यू लिख देंगे, रुपीज लिख देंगे, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो हम इस कॉलम में लिख देंगे। ऐसे करके पूरा फॉर्मेट जर्नल का आगे चलता है, बनता है। एक ट्रांजैक्शन खत्म हुई, लाइन बनाई, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन लिखी, फिर लाइन बनाई, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन लिखी। ऐसे करके हम एक एक ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आपको वो भी सिखाएंगे कि जर्नल में ट्रांजैक्शन लिखते कैसे हैं। अभी जो स्टेप्स आपको ध्यान में रखने, मतलब कैसे आपको सोचना है कि जो ट्रांजैक्शन मेरे को मिली है वो जर्नल में कैसे रिकॉर्ड होगी, कहां रिकॉर्ड होगी, कितनी अमाउंट, कौन सी डेट, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। अभी कुछ टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। सोच अगर सही होगी ना भाई साहब, गेम चेंज कर दोगे तुम। डिटरमाइन, पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइन द अकाउंट दैट आर अफेक्टेड। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसे पढ़ के ये पता लगाओ कि कौन कौन से अकाउंट पे असर पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहला अपनी ट्रांजैक्शन लेता हूं। दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। मैं एग्जांपल वाले कॉलम में इसको करके भी दिखाऊंगा आपके साथ साथ।
तो भाई साहब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट पे असर पड़ेगा, एक तो सीधा सीधा लिखा उसने कैपिटल वो लेके आई है, तो एक तो कैपिटल अकाउंट पे असर पड़ेगा ही। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने इतना तो देखा है कि कैपिटल का अकाउंट होता है और उसके अंदर कोई और अकाउंट नहीं बनता, डायरेक्ट कैपिटल का ही अकाउंट बनता है। तो एक तो कैपिटल के अकाउंट पे असर पड़ेगा, ये बात तो बहुत ज्यादा हो गई क्लियर। चलो भाई दूसरे किस अकाउंट पे असर पड़ेगा। अब वो दत्ता जो है वो कैपिटल लेके आई है, किस में, पैसों में लेके आएगी, क्योंकि ₹1 लाख लिखा है। तो या तो ये पैसा वो कैश में लेके आई होगी या वो उसने बैंक के थ्रू लेके आई होगी, मतलब जो फर्म जो बिजनेस उसने चालू किया है उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया होगा। तो क्या होगा, तो या तो वो कैश आया होगा बिजनेस में या बिजनेस में बैंक आया होगा। तो पहले तो हमें पता लगाना है कि कौन से अकाउंट पे असर पड़ेगा। अच्छा अब सुनो, जब बिजनेस में कुछ नहीं दिया हुआ ना कि कैश है या बैंक है, तो हम हमेशा बैंक मानेंगे, क्योंकि बिजनेस अपनी सारी ट्रांजैक्शन बैंक से करेगा जब तक लिखा नहीं हुआ। जब तक लिखा नहीं हुआ हम यही मानेंगे कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हो रही हैं। तो हमको पता चल गया एक तो कैपिटल अकाउंट पे असर पड़ेगा, दूसरा बैंक अकाउंट पे असर पड़ेगा, क्योंकि बैंक से पैसा बिजनेस में आएगा। तो 2 अकाउंट हमको मिल गए जिस पे असर पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट अफेक्टेड। अब हमें यह पता लगाना है कि कौन कौन से जो भी अकाउंट्स हमने पहचाने हैं वो किस नेचर के अकाउंट्स हैं। 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल है तो उसपे तो कोई नेचर अप्लाई होगा नहीं, कैपिटल तो कैपिटल नेचर का ही अकाउंट है। बैंक किस नेचर का अकाउंट है, याद करो जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था तो हमने बैंक को कौन से कैटेगरी के अंदर लिखा था, हमने उसको एसेट्स के अंदर लिखा था। तो बैंक का नेचर हो गया एसेट्स का। अब हमें नेचर पता चल गया कि जो अकाउंट हमारे पास हैं वो किस नेचर के अकाउंट हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम इस पे डेबिट और क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा भाई कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो डेबिट होती है क्रेडिट, जल्दी बोलो, पिछली वीडियो में कराया फटाफट। कैपिटल बढ़ती है तो डेबिट होती है क्रेडिट, क्रेडिट होती है। तो हमको ये पता चल गया कि कैपिटल जो अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है क्रेडिट। नहीं देखी पिछली वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले जाके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग इक्वेशन देखो, वरना भाई कुछ समझ नहीं आएगा। मत देखो वीडियो, बंद कर दो चाहे तो। अभी के लिए जिन्होंने देख रखी है वो इधर ध्यान दो। एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होती है। अच्छा चलो अब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने निकाल लिया, पता चल गया कि भाई हमारी कैपिटल भी बढ़ रही है, हमारी एसेट्स भी बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। चौथे स्टेप पे आता है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। क्या क्या अमाउंट है। अच्छा कैपिटल भी 1 लाख से बड़ी, बोलो हाँ है ना, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन क्या थी, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, और बैंक भी 1 लाख से ही बढ़ा, उसमें भी उतना ही पैसा है। तो अमाउंट क्या क्या हमें मिली, यहां भी 1 लाख मिली और हमको यहां भी 1 लाख मिली। ये सारा काम हमको दिमाग में करना है। अभी तो चलो ठीक है नए नए हो अकाउंट्स, अभी बहुत तुम्हें कुछ पता ही नहीं अकाउंट्स चलती कैसे, लेकिन ये सारा काम ना दिमाग में होता है, कहीं लिखा नहीं जाता है। कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। 5वें आता है, अब आता है रिकॉर्ड दी ट्रांजेक्शन। भैया अब कर दो रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फॉर्मेट हमारे सामने है, चलो तो रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट लिखे, डेट लिखे, डेट दी हुई है कुछ नहीं दी हुई। जब डेट दी हुई नहीं तो हम क्या लिखे, हम खाली छोड़ देते हैं। डेट का कॉलम हमने खाली छोड़ दिया। पर्टिकुलर्स में हमको ट्रांजेक्शन को करना है रिकॉर्ड, बराबर। पर्टिकुलर्स में हमको ट्रांजेक्शन में करना है रिकॉर्ड। तो अब सुनो कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले वो अकाउंट लिखा जाएंगे या जाएगा जो डेबिट हो रहा होगा या हो रहे होंगे। हो सकता है एक से ज्यादा अकाउंट भी डेबिट हो रहा हो सकता है एक से कम अकाउंट भी डेबिट हो, या एक अकाउंट ही डेबिट हो रहा हो। तो पहले तो वो अकाउंट लिखे जाएंगे जो डेबिट हो रहे होंगे। यहाँ पे कौन से अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट एक ही है, जी हाँ। चलो तो हम लिख देते हैं बैंक, डेट में हमने कुछ नहीं लिखा, डैश डाल दो चाहे जो मर्जी करो, बैंक अकाउंट। और डेबिट इसके यहां नहीं लिखना, यहां लिखना है डेबिट, और यहां बना देनी है एक लाइन ऐसे सीधी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब या तो यहां से लेके यहां तक लाइन बना दो चाहे छोटी सी यहां बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह है कि बैंक अकाउंट और सामने छोटी लाइन बना के डेबिट लिखना है। उसके बाद डेबिट लिख दिया, अब अमाउंट लिखो, कितने से डेबिट हो रहा है, 1 लाख से डेबिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे 1 लाख लिख देंगे।
मैंने बताया लेजर फोलियो का कॉलम खाली छोड़ना है। अब डेबिट पूरा हो गया, अब आते हैं क्रेडिट पे। अब कौन कौन से अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं जी? कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, ठीक है, तो हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। सर यहां पे ऐसे करके क्रेडिट लिखना है? नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि देखो मैंने ये बिल्कुल लाइन से शुरू नहीं किया, थोड़ी सी जगह देके शुरू किया है। यहां पे मैंने थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां पे आएगा टू कैपिटल। जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे उन अकाउंट से पहले आप टू शब्द लगाएंगे, TO2 शब्द लगाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बरोबर। मेरे को पता है मैं बहुत ज्यादा बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि मेरे को पता है आधे तो फोन के सामने जो बैठे हैं मेरे को देख रहे हैं, उनको पूरे साल कुछ फर्क नहीं पड़ा कैसे एंट्री पोस्ट होती है कैसे नहीं। मैं बिल्कुल ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम अभी अभी क्लास 11th में आए हो। हालांकि ये सच्चाई नहीं है, क्लास 11th खत्म हो रही है, तुम्हारी मैराथन कोर्स है, इतनी डिटेल में मेरे को कराना नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को पता है तुम लोगों की आधी सिट्टी पिट्टी गुल हुई होगी स्कूल में, क्योंकि क्या लेवल ऑफ टीचर्स रहते हैं स्कूल्स में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टीचर्स, हर स्कूल में उतने अच्छे लेवल के टीचर्स नहीं रहते हैं। कुछ स्कूल्स हैं अभी भी जिसमें टीचर्स की स्थिति थोड़ी खराब है, कुछ स्कूल्स हैं जिसमें टीचर्स की स्थिति थोड़ी खराब है। तो उन सारे टीचर्स को नमन करते हुए मैं उनके स्टूडेंट्स के लिए इतनी डिटेल में करा रहा हूं। टू कैपिटल अकाउंट, और एक बार क्रेडिट के अकाउंट लिख दिए तो उनके सामने उनकी अमाउंट भी लिख दो। 1 लाख। मैंने बताया था जो डेबिट हो रही होंगी वो यहां आएंगी, जो क्रेडिट हो रही होंगी वो यहां आएंगी। अच्छा सर रिकॉर्ड कर दिया, क्या अब खत्म हो गया, अगली ट्रांजैक्शन पे बढ़े? जी नहीं, जी नहीं। याद करो मैंने एक बात बताई थी कि लाइन बनानी है हर ट्रांजैक्शन के बाद। हाँ लाइन तो बनानी है, लेकिन उससे पहले एक और चीज करनी है। नीचे पता है ब्रैकेट में लिखना है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, या जो भी। ये क्यों बीइंग क्यों लिखा हमने? देखो भाई अभी मैंने बताया कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना, बिजनेसमैन उसको सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेगा। तो सुनो मेरी बात, हो सकता है कि एक जैसी ही कई सारी ट्रांजैक्शन एक दिन में हो जाए या एक हफ्ते में हो जाए। उस टाइम पे बिजनेसमैन के लिए ये जानना मुश्किल होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन सी चीज के लिए थी। इसलिए वो हर ट्रांजैक्शन के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता है कि ये ट्रांजैक्शन कब और क्यों करी गई थी। कब करी गई थी वो तो उसे डेट से पता लग जाएगा, लेकिन क्यों करी गई थी ये उसको इस डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन लिखने का एक तरीका है कि आप ब्रैकेट में उसको लिखेंगे, एंट्री खत्म हो जाने के बाद स्टार्ट हमेशा वो बीइंग शब्द से होगा, और उसके बाद आप 1 लाइन का 2 लाइन का मैक्सिमम जितना भी लिखना चाहें उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद पर्टिकुलर्स टू पर्टिकुलर्स कॉलम में एक लाइन बन जाएगी। पर्टिकुलर्स टू पर्टिकुलर्स कॉलम में एक लाइन बन जाएगी। लाइन यहां नहीं जाएगी, यहां नहीं जाएगी, यहां नहीं जाएगी, यहां भी नहीं जाएगी, सिर्फ पर्टिकुलर्स के ही कॉलम में एक लाइन बन जाएगी। और उसके बाद अगली एंट्री इसके नीचे से चालू होगी। तो एंट्री कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। अब जरा देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज। सिंपल जनरल एंट्रीज वो होती हैं जिसमें एक डेबिट का अकाउंट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। मतलब 2 ही अकाउंट होते हैं, एक डेबिट हो रहा होता है, एक क्रेडिट हो रहा होता है। तो साधारण सी बात है दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। लेकिन कंपाउंड जनरल एंट्रीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे वो अकाउंट होते हैं या वो ट्रांजैक्शंस आती हैं, वो एंट्रीज आती हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या क्रेडिट हो रहे हो। एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो या क्रेडिट हो रहे हो सकता है एक अकाउंट डेबिट और 2 क्रेडिट है, या फिर एक अकाउंट 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जहां पे 3 या 3 से ज्यादा अकाउंट शामिल हो जाते हैं उस एंट्री को कंपाउंड जनरल एंट्रीज कहते हैं। हम उस पर भी आएंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए ये नीचे वाला भी छोड़ देते हैं, वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे ना, एक साथ थोड़ी ना तुम्हें सारे इंजेक्शन लगा दूंगा। धीरे धीरे इंजेक्शन लेंगे ताकि दर्द कम हो। तो ये इंजेक्शन लग चुका है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। पहली ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर्स। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर्स फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। फॉर
10,000 पेड इन कैश। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है भाई उसने कैश में पेमेंट करी है, तो बैंक यहाँ पे नहीं आएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो कैश, सर हमें समझ में आ गया कि कैश आएगा क्योंकि बैंक नहीं आएगा। पैसे गए हैं तो कैश कम हुआ होगा, कैश कम हुआ होगा। और कैश किस नेचर का अकाउंट है, एसेट्स के नेचर का अकाउंट है। एसेट जब कम होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितनी वैल्यू से क्रेडिट होगा, कितने पैसे गए सर, 10,000 रुपए हमारे चले गए। चलो तो इतना तो समझ में हमें आ गया, एक अकाउंट तो मिल गया जो कि होगा क्रेडिट। अब दूसरा अकाउंट कैसे पता चलेगा, अच्छा बिजनेस में क्या आया है वो देखो, बिजनेस से क्या गया है वो देखो। तो सबसे पहले क्या आया है बिजनेस में, फर्नीचर आया है ना, फर्नीचर खरीदा है तो बिजनेस में फर्नीचर आया है। अच्छा फर्नीचर नाम का अकाउंट बना सकते हैं, हाँ फर्नीचर नाम का अकाउंट बना सकते हैं। तो दूसरा अकाउंट जो हमारा इस ट्रांजैक्शन में बनेगा वो होगा फर्नीचर, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या थी, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर्स फॉर ₹10,000 पेड इन कैश। फर्नीचर आया या गया, फर्नीचर कम हुआ या बढ़ गया, सर फर्नीचर बढ़ गया क्योंकि फर्नीचर आया। फर्नीचर किस नेचर का अकाउंट है, फर्नीचर एसेट है हमारा। कौन सा एसेट, टेंजिबल एसेट, वेरी गुड। एसेट है हमारा, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। कितने अमाउंट से कितने का फर्नीचर आया, 10,000 का। तो हमको एंट्री मिल गई, क्या एंट्री करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि वो डेबिट हो रहा है 10,000 टू कैश अकाउंट क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है ₹10,000। नीचे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश या बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, जो लिखना है वो लिख सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हें एंट्री करनी सिखा दी है, ठीक है। ऐसे ही तीसरी ट्रांजैक्शन पे अगर हम बढ़ते हैं तो है परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। अब देखो यहां पे खेल थोड़ा सा अलग है, यहां पे लिखा है कि पेमेंट हुई है चेक से, अगेंस्ट चेक का मतलब चेक से पेमेंट हुई है। चेक से पेमेंट हुई है तो मतलब बैंक आएगा, चेक का अकाउंट तो कुछ होता नहीं है, तो कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम। कौन सी नेचर का अकाउंट है, एसेट। एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। कितने से कम हुआ गया, कितने का चेक हमने दिया, 50,000 का। क्लियर, ऐसे ही सोचना है तुम्हें, एग्जाम में स्कूल में ऐसे ही सोचना है, तभी एंट्रीज पास होंगी। ठीक है सर, क्रेडिट का अकाउंट मिल गया। डेबिट क्या कैसे पता लगाएं, अब देखो बिजनेस में क्या आया, क्या परचेज किया उसने, गुड्स परचेज किया, तो गुड्स अकाउंट लिख दे, गुड्स अकाउंट लिख दे, नहीं तो सर क्या, अच्छा अकाउंटिंग इक्वेशन में जब गुड्स आता था तो हमने स्टॉक करके एक अकाउंट बनाया था, तो क्या स्टॉक अकाउंट लिख दे, जी नहीं। सुनो यहां पे, जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज करी जाती हैं तो ना तो गुड्स अकाउंट आता है ना ही स्टॉक अकाउंट आता है, बल्कि परचेजेस अकाउंट आता है। परचेज अकाउंट क्या आता है, कौन सा अकाउंट आता है, परचेजेस अकाउंट आता है। परचेजेस अकाउंट बढ़ गया क्योंकि हमने परचेजेस करी है ना, तो हमारी परचेजेस बढ़ गई। परचेजेस बढ़ गई तो हमारा परचेज क्या है, गुड्स या स्टॉक हमारा क्या था, हमने किसके नीचे लिखा था, एसेट्स के नीचे लिखा था। ये क्या है, बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट कितने से होगा, 50,000 से। तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। समझ में आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। चलो सोचने का तरीका देखो, सोचने का तरीका फिर है, पेड सैलरीज ₹50,000, पेड सैलरीज ₹50,000 टू स्टाफ बाय चेक। पेड सैलरीज टू स्टाफ बाय चेक, स्टाफ को सैलरी दी, ठीक है जी, किससे, चेक से। चेक से सैलरी दी तो बैंक कम हुआ होगा, ठीक है, और बैंक कम हुआ। और बिजनेस में क्या आया, कुछ नहीं आया सर, बिजनेस में तो कुछ आया ही नहीं। ये कैसी ट्रांजैक्शन है भाई, ऊपर फर्नीचर आ रहा था, इधर कैपिटल आ रही थी, इधर भी गुड्स आ रहे थे, परचेजेस आ रहे थे। इस ट्रांजैक्शन में तो बिजनेस में कुछ आया ही नहीं, सिर्फ पैसा गया है, वो भी एज अ स्टाफ की सैलरी। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही, नहीं भाई एक अकाउंट तो हो नहीं सकता, कम से कम दो तो चाहिए। अब सुनो भाई, ये सैलरी हमने क्यों दी, सैलरी हमने क्यों दी, क्योंकि सामने वाले बंदे ने काम किया होगा, उसने मेहनत अपनी जान लगाई होगी। तो बिजनेस में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसको हम छू सकें, जैसे इधर फर्नीचर को छू सकते थे, गुड्स को छू सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं आई जिसको हम छू सके। लेकिन यहाँ पे बिजनेस में लोगों की मेहनत लगी है, तो वो मेहनत हम गिनेंगे। मेहनत किसके नाम से गिनेंगे, सैलरी के नाम से। तो सैलरी अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में सैलरी अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट
और क्योंकि चेक से पेमेंट करी है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट 50,000 50,000। समझ में आ गया। सैलरी क्या है? मेहनत, और मेहनत क्या हुई? बिजनेस में आई। और किस नेचर का अकाउंट है? सैलरी किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस है भाई, बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है। 5 में से कौन सी कैटेगरी में डालोगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू में कैसे डालोगे? पैसा आया थोड़ी है, गया है बिजनेस से। एसेट भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, क्यों? इसे बाद में बेच सकते हो क्या? सैलरी को बाद में बेच सकते हो, लोगों को बेच सकते हो, जिसका मन करेगा उसे उठा के तुम बेच दोगे अपने कंपनी के आदमी को। ऐसे तो हो नहीं सकता। ना एसेट है ना लाइबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि तुमने पैसा दे दिया। देना होता किसी के अगेंस्ट, किसी को पैसा देना होता, जिम्मेदारी होती हमारी देने की, तो लाइबिलिटी होती ना। यहां पे तो हमने पैसा दे दिया ऑलरेडी, अब तो कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, बची ही नहीं है। तो लाइबिलिटी भी नहीं है, रेवेन्यू भी नहीं है, एसेट भी नहीं है, कैपिटल का तो सवाल ही नहीं उठता, तो बचा क्या? एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसलिए सैलरी डेबिट हुई है। समझ में आया? चलो अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित। अमित क्या है? डेटर। डेटर कौन? जिससे हमें पैसा लेना है, उससे पैसा आया। तो जो चीज आई बिजनेस में वो क्या है? पैसा, कैश आया, स्पेशली लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ये तो क्लियर है। अब बिजनेस में से गया क्या? पता है बिजनेस में ना हमारे पास एक मौका था कि हम अमित से पैसे ले सकते थे जब हमारा मन चाहे, क्योंकि हमें वैसे भी लेने ही थे। लेकिन अब क्योंकि अमित ने सामने से बढ़ के पैसे दे दिए तो अब हमारा वो मौका चला गया, तो बिजनेस के पास से ना वो मौका खत्म हो गया, इसीलिए हम अमित को कर देंगे क्रेडिट। डेटर किस नेचर का अकाउंट है? एसेट नेचर का अकाउंट है, एसेट है, डेटर इज एन एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डेटर कहां लिखा था? एसेट। अमित इज एन डेटर, डेटर इज एन एसेट, तो अमित इज एन एसेट, एसेट कम हुई तो होगी क्रेडिट। सिंपल सा लॉजिक है भाई। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। पेड टू सुजीत ₹5,000, और ये कौन है? हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो क्रेडिटर बढ़ेगा या कम होएगा? क्रेडिटर बढ़ेगा या क्रेडिटर कम होएगा? क्रेडिटर को पैसा दे दिया, उसको हमें पैसे देने थे, क्रेडिटर को पैसा दे दिया तो क्रेडिटर हमारा कम हो गया। अब क्योंकि क्रेडिटर हमारा कम हो गया तो हमारी जिम्मेदारी हो गई खत्म। क्रेडिटर कम होते हैं तो लायबिलिटी कम होती है। लायबिलिटी के नीचे ही लिखा था ना हमने क्रेडिटर अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो क्रेडिटर कम होता है तो लायबिलिटी कम होती है, और लायबिलिटी कम होती है तो होती है डेबिट, होती है डेबिट। तो क्रेडिटर कौन है? हमारा सुजीत। सुजीत अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया? पैसा। हमारे पास से क्या गया? पैसा, जो कि हमने दे दिया सुजीत को। तो सुजीत अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी, क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और फिर देखो। मेरे को पता है तुम्हारे मन के इमोशन, मैं भी तुम्हारे जैसा बच्चा ही था ना एक टाइम पे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सुनो, मैं ना कुछ एंट्री लूंगा फटाफट, फास्ट फास्ट। हालांकि ये भी मैंने फास्ट फास्ट ही ली है, बोल के ही लूंगा, सिर्फ कान अपने मेरे को दे दो और बाकी कुछ मत करना। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वो तो ये है कि भाई अमित स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैपिटल इन कैश। बहुत इजी, जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ पे बैंक से पैसे आए थे, वहां पे कैश है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? अमित फर्दर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, अमित ने और पैसे लगाए कैपिटल के तौर पे 1 लाख रुपए बाई चेक, तो यही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब तीसरा क्या हो सकता है? तीसरी एंट्री ऐसे आ सकती है कि अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। अब सुनो, अमित बिजनेस में लेके तो आ रहा है, 50,000 रुपए वो नगद लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, और 20,000 कह रहा हूं, 2 लाख रुपए वो चेक में लेके आ रहा है, बैंक में लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री देखो कैसी होगी? यहाँ पे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया, कितने से आया? 50,000 से आया। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में भी पैसा आया, कितना आया? 2 लाख। कौन पैसा जमा करा रहा था? किसके अगेंस्ट पैसा आया? कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट पैसा आया, और कैपिटल अकाउंट टोटल कितना हो गया? 2,50,000। 2,50,000 ये एंट्री होगी। ट्रांजैक्शन एक बार फिर से सुन लो। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। ये ट्रांजैक्शन है और उसकी ये
ट्रीटमेंट है उसकी, ये एंट्री है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश एंड बाय चेक। फिर आता है डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। अब सुनो, ये और थोड़ी अलग ट्रांजेक्शन है। डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, उसने 10,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए। बैंक 10,000 रुपए बैंक में जमा करा दिए, मतलब कौन से पैसे जमा कराए? जो बिजनेस में कैश के रूप में रखे थे उसे जाके बैंक में जमा करा दिया। तो कैश हमारा हो गया कम, बैंक हमारा बढ़ गया। कैश हो गया कम, बैंक हमारा बढ़ गया। कैश कम हुआ तो क्रैश होगा क्रेडिट, और बैंक बढ़ गया तो बैंक होगा डेबिट। एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। समझ आ गया? हालांकि क्रेडिट लिखते नहीं है, टू कैश अकाउंट। फिर आता है परचेज गुड्स ऑफ 15,000 इन कैश। फिर वही कहां गया? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। परचेजेस गुड्स ऑफ 75,000 अगेंस्ट चेक। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000, 75,000। ये सारी तुम्हारी किताब में लिखी हुई है। तुम चाहो तो किताब, मैं भी तुम्हारी टीएस ग्रेवाल से देख रहा हूं, तो तुम चाहो तो किताब भी खोल सकते हो। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वो वैसे वैसे उंगली रख के देखते जाओ, उससे भी काफी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पेज नंबर 8.16। अब नए वर्जन में चेंज हो गया हो तो पता नहीं, मेरे पास तो पुराना वर्जन है। मतलब इसमें है सारे टॉपिक बट प्रिंट नया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, परचेज गुड्स परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। परचेज ऑफ गुड्स 75,000 फ्रॉम रमेश। अब यहां पे बाय कैश नहीं लिखा, यहां पे लिखा है परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश। बाय कैश नहीं लिखा। रमेश से 75,000 का सामान खरीदा है। ठीक है, अब ये 75,000 दिए, ऐसा कहीं लिखा है? नहीं। क्या ऐसा लिखा है कैश में दिए? नहीं। कैसे लिखा है? बैंक में दिए? नहीं। सिर्फ इतना लिखा है कि रमेश से सामान खरीदा। पैसे दिए या नहीं दिए पता नहीं। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, या ऐसे केस अगर हमारे सामने एग्जाम में आ जाते हैं तो हम क्या मानेंगे कि हमने उसको पैसा नहीं दिया, मतलब हम सामान लेके आए उससे उधारी में सामान लेके आए, तो रमेश हमारा हो गया क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देने पड़ेंगे। और क्रेडिटर बढ़ गए तो होंगे क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 75,000। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न्ड टू रमेश। गुड्स कॉस्टिंग 500 रिटर्न टू रमेश। हम जो 75,000 का सामान रमेश से खरीद के लाए थे उसमें से 7,500 का 7,500 का सामान हमने रमेश को वापस कर दिया। 75,000 का लेके आए थे, 7,500 का वापस कर दिया। क्या लाते हुए पैसे दिए थे? नहीं। तो क्या वापस करते हुए पैसे लेंगे? नहीं। तो पैसा तो कहीं है ही नहीं, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, जब लाए थे तो परचेजेस अकाउंट लिखा था। अब जब वापस कर रहे हैं तो क्या लिखें? परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट। जब लाए थे तो परचेजेस अकाउंट लिखा था, जब वापस कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। जब लाए थे तो परचेजेस डेबिट किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो परचेजेस क्रेडिट करेंगे। अच्छा, तो डेबिट कौन होएगा? रमेश, क्योंकि अब उसको उतने पैसे हमें नहीं देने, अब हम उसको 7,500 रुपए कम देंगे 75,000 में से। तो क्योंकि हमारे क्रेडिटर हो गया कम और वो होंगे डेबिट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रमेश अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 7,500 जितने का हमने उसको माल किया वापस। सोल्ड गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। अब गुड्स को हमने किया सेल आउट, गुड्स को हमने बेच दिया। गुड्स हमने बेच दिया तो पैसे हमारे पास आए होंगे, पैसे हमारे पास आए तो डेबिट कौन होगा? कैश अकाउंट डेबिट होगा। बराबर, क्योंकि लिखा है ना सोल्ड गुड्स इन कैश, तो कैश अकाउंट गया डेबिट। कितने बेचा? 6,000 का सामान बेचा। लिखते हुए मतलब जब सामान आया था हमारे पास तो परचेजेस लिखा था, जब हमारे पास स्टॉक आया था तो परचेजेस लिखा था। अब स्टॉक जा रहा है तो क्या लिखें? वेरी इजी,
When we purchased the goods, जब हमने सामान परचेज किया तो परचेजेज अकाउंट लिखा था। अब जब सामान को सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट 25,000। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? होना तो नहीं चाहिए, वैसे बहुत सारी हमने ट्रांजैक्शन डिस्कस कर ली है, होना तो नहीं चाहिए। और बाकी मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। डेटर्स और क्रेडिटर्स का हमने सारा खेल समझ ही लिया है। एक चीज और समझ लो बस, परचेज का जैसे परचेज रिटर्न हो गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने सामान बेचा और किसी ने हमको वापस कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में क्या लिखेंगे? परचेज का अगर परचेज रिटर्न बन गया तो सेल्स का सेल्स रिटर्न बन जाएगा। और सेल्स क्रेडिट किया है, सेल्स रिटर्न करते वक्त हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिसको भी सेल की थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिसको भी सेल्स की थी, जो भी हमारा डेटर था उसका नाम लिखेंगे। कैश में था तो कैश लिखेंगे, जो भी होगा वो लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, ये बात हमेशा याद रखना कि परचेजेस रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होएगा और परचेज सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होगा अगर वो बढ़ रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पर बहुत कम केस होते हैं जहाँ पे ये अकाउंट कम हो रहे होते हैं, परचेज रिटर्न कम हो रहा है, सेल्स रिटर्न कम। वैसे नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम परचेजेस रिटर्न क्रेडिट ही होएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट ही होएगा। कुछ अकाउंट पे तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। क्या चीजें थी हमने डिस्कस करी। ऐसी बहुत सारी और ट्रांजैक्शन है आपकी बुक में, आप देखो तो 30 ट्रांजैक्शन है बेसिकली। मैंने शायद आपको 10-12 ही ट्रांजैक्शन करवाई हैं, उससे मेरे को अभी कुछ दिखा ही नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक्स उठाएंगे, वैसे वैसे वी विल डिस्कस दैट आल्सो। अभी मैं इधर आता हूँ, जो इंजेक्शन मैंने आपको छोड़ा था लगाने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या अंतर है। देखो, जब आप सामान खरीदते हो आप डिस्काउंट मांगते हो सामने वाले से बराबर, ठीक है, वो डिस्काउंट दे भी देता है तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही जब आप सामान बेचते हो तब आप डिस्काउंट देते हो, उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं या कैश डिस्काउंट कहते हैं? गुड क्वेश्चन, राइट। अच्छा सर, ऐसा करते हैं, जो हम दे रहे हैं डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट, जो ले हैं वो ट्रेड डिस्काउंट, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो बेचने वाला अपनी मर्जी से दे। ट्रेड, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, हालांकि ये इसका एक्चुअल मतलब है नहीं, डेफिनेशन याद करने जाओगे बहुत मुश्किल है, कहीं पूछी भी नहीं जाती, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूँ। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मांगा नहीं जाता, जो अपनी मर्जी से बेचने वाला देता है, अपनी मर्जी से बेचने वाला देता है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि अपनी मर्जी से बेचने वाला देता है, इसलिए वो इसको कहीं भी दिखाएगा नहीं, वो इसको कहीं भी दिखाएगा नहीं। कहीं भी का मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में कहीं भी कभी भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता। क्यों नहीं दिखाया जाता ट्रेड डिस्काउंट? क्योंकि ये मांगा नहीं जाता, ये दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट हमेशा दिखाया जाता है अकाउंट्स में, क्योंकि ये मांगा जाता है, इसे खरीदने वाला मांगता है, चाहे आप किसी से मांगो या कोई और आपसे मांगे। कैश डिस्काउंट मांगा जाता है, इसलिए इसको हम अकाउंट्स में दिखाएंगे। ट्रेड डिस्काउंट मांगा नहीं जाता, अपनी मर्जी से दिया जाता है, मतलब जो सेलर है वो अपनी मर्जी से देता है, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे, भले ही हम दे रहे हो या हम ले रहे हो। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो अकाउंट्स में नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट मतलब वो डिस्काउंट जो अकाउंट्स में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलो टॉपिक से बढ़ते हैं। एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है रीबेट। रीबेट क्या होती है? जैसे हम अभी देख रहे थे कि उधार पे माल खरीदा, उधार पे माल बेचा, डेटर्स आए, क्रेडिटर्स आए, तो ऐसा हो सकता है ना भाई, सुनो, ऐसा, मैं टाइम देख लूं कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए। ऐसा हो सकता है ना भाई कि मैंने तुमसे सामान खरीदा, मान लो मैंने तुमसे सामान खरीदा और बोला कि मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा या 2 महीने बाद पैसे दूंगा। मैंने तुमसे सामान खरीदा और बोला कि 2 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन मैंने 1 महीने में ही वापस कर दिया। तो मैंने बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसा दूंगा, लेकिन मैंने 1 महीने बाद ही वापस कर दिया अब तुम्हारा पैसा। फिर तुम तो खुश, अरे वाह, जो पैसा 2 महीने बाद मिलना था वो 1 महीने बाद ही मिल गया है, तो तुम्हारा तो फायदा हो गया, लेकिन मैं क्यों दूं तुम्हें 1 महीने पहले? मेरे पास पैसे हैं फिर भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा,
क्यों? क्योंकि मैंने 2 महीने का बोल रखा, बताओ क्या चलेगा? नहीं चलेगा ना, ये तो गलत बात है। ताकि सामने वाला बंदा पेमेंट जल्दी करे, इसलिए जिसको पैसे लेने होते हैं ना, वो जल्दी पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट देता है। कि अगर तूने 2 महीने कह के जा रहा है, सुन ले, आप मुझसे कहोगे कि तू 2 महीने कह के जा रहे हो सर, अगर आपने मेरे को 1 महीने के अंदर पैसा दे दिया तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, मैं फिर दौड़ के 1 महीने में ही पैसे तुम्हारे वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही अगर आपने मुझसे सामान खरीदा है और मुझसे 3 महीने का बोल के गए हो, तो मैं बोलूंगा कि भाई सुन, अगर 2 महीने के अंदर पैसे वापस किया ना तूने, तो मैं तेरे को 15% डिस्काउंट दूंगा। आपका मन करेगा कि आप 2 महीने के अंदर पैसा दे दो, मेरा फायदा ही फायदा है, क्योंकि मेरे को तो पैसा 1 महीना जल्दी मिल रहा है, उस फायदे में से थोड़ा सा फायदा मैंने आपका भी करा दिया, आपको 15% डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है सामान के बेचने के वक्त नहीं, पैसे लेने या देते वक्त, उसको रीबेट कहते हैं। सामान के बेचने के वक्त तो सिर्फ यही दोनों डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, जिसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट तो हम दिखाते ही नहीं। लेकिन पैसे लेने या देने के वक्त, उधारी के केस में पैसे लेने या देने वक्त रीबेट दिया जाता है, जो कि एक टाइप का डिस्काउंट होता है। समझ आया? सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? चलो वीडियो को यहीं रोकते हैं। बाकी का इसका पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम जीएसटी भी डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया, बेसिकली 3 बोला था ना मैंने, हाँ 3 में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। तीसरा जो पार्ट होगा उसके लिए हम बहुत कम मतलब चलो खैर उसकी बात अभी नहीं कर रहे। जो बात इंपॉर्टेंट है वो सुनो कि जितना भी मैंने आज कराया है और जो भी मैंने बोला है, इसको रिवाइज करना तो तुम्हारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वीडियो अभी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगली वीडियो 3 घंटे बाद मिलेगी तुम्हें, 3 घंटे के बाद मिलेगी ना अगली वीडियो। तो अगली वीडियो मिलने से पहले थोड़ा सा ये वीडियो देख लेना, कुछ नहीं तो थ्योरी पार्ट नहीं, जहां पे मैंने तुम्हें ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट और ट्रांजैक्शंस कराई हैं वो एक बार देख लेना। बची हुई ट्रांजैक्शन में इसी टॉपिक की विदाउट जीएसटी मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, और उसमें जीएसटी भी हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, जो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। तब तक के लिए thank you and have a nice day, and yes, don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends who have not studied all through the year, और या फिर उनके साथ तो शेयर करना ही है जो पूरे साल नहीं पढ़े, उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो पूरे साल पढ़े हैं, कि हो सकता है वो कुछ ऐसा पढ़ना भूल गए जो इम्पोर्टेंट था, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई अच्छा मैंने नहीं पढ़ा, उनके नंबर आ जाएंगे, और तुम्हारे दोस्त लोग को तो तुम वैसे भी शेयर कर ही दोगे, स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में। वो तो खैर मेरे को कहने के इतने तो बहुत समझदार बच्चे हो गए, 11वीं में आ गए यार, बच्चे थोड़ी हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।